अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक मैथ व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। जैसे आपसे वादा किया था, जनाब अमजद शोएब साहब खास तौर पर जस्टिस काजी फाइज़ के केस के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। लंबी तमीद बांधने की जरूरत नहीं है। जस्टिस काजी फाइज़ साहब बतौर साइल, सबसे पहला मैं जो सवाल रखूंगा कि जस्टिस काजी फाइज़ साहब बतौर साइल जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू को क्या समझते हैं? क्या एक जज को या एक आम पाकिस्तान को ये ज़ेब ज़ेता है कि इस तरह की गुफ्तगू वो करते? और साथ ही अच्छा, उस तरह जाने से पहले, चूंकि एक प्रिसेप्शन ये बिल्ड किया गया फैजाबाद धरने के हवाले से, आपने शौकत सिद्दीकी वाले में भी बड़ा वाज़े तौर पर बता दिया था। यहाँ भी एक बयानिया बिल्ड किया गया, कोई ताल्लुक नहीं था। किसने कहा था कि प्रॉपर्टियां वक्त से पहले खरीदें, आप डिक्लेयर ना करें? तो क्या वो पता था कि उस वक्त भी ये होना था और ये धरने वाला मामला आना था? ये फ्रिवलस की बातें हैं। और हमारे यहाँ बार काउंसिल जो एक एजेंडा लेकर चल रही है, बार एसोसिएशन, वो बिल्कुल काबिल मुजम्मत है। क्या कहती हैं इस बारे में? देखिए, जहां तक मुकदमे का ताल्लुक था, वो जब सुन रहे थे और आप जजमेंट को अगर आप जाके देखें तो उसमें मुख्तलिफ वक्तों के मिलिट्री एक्शन, जो जहां कहीं मुशर्रफ के दौर का कोई किस्सा, कराची में जो वाकयात हुए उसको, उसकी तनकीद, कोई और, यानी उन सारी चीजों की तनकीद और बातचीत हुई जिसके बारे में हेयरिंग नहीं हुई थी। और दूसरी साइड ने अपनी, या जिनके बारे में आप रिमार्क्स या जजमेंट में लिख रहे हैं, उनसे कोई सफाई नहीं मांगी गई हुई थी कि ये ऐसा क्यों हुआ। अब जब धरने का सारा फोकस था, क्योंकि केस उसी पे सुना जा रहा था, तो धरने का भी सारा मलबा जो था वो फौज पे डाला गया कि जी ये हमें वो पैसे बांटते हुए बंदे को देखा, लिहाजा ये नजर आता है कि कौन किसने करवाए। अब ये वो चीजें हैं जिन पे उनसे पूछना चाहिए था। आईएसआई के एक नुमाइंदे से सिर्फ इतना पूछा कि इसका जरिया आमदन क्या है, खादिम रिजवी का जरिया आमदन क्या है। तो उस पे उसने ये कहा कि जनाब, जरिया आमदन जो है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है पता करने की, ये आईबी करती, जो इंटरनल लुक आफ्टर करते हैं, जिनकी सिविल साइड है जिनका, ये उनका काम है। उस पे भी उनको बड़ी तनकीद की गई कि आप कहते हैं ये बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। और यहाँ इस पे ये इंप्रेशन क्रिएट किया गया कि धरने के पीछे आर्मी थी या इंटेलिजेंस थी, यहाँ पे आईएसआई। अब अगर उनको बुला के पूछा जाता तो वो इनको वाज़ेह बताते कि जनाब, हमारा तो कोई काम नहीं था, हमें तो इन्वॉल्व किया हुकूमत ने, हम तो अमन से बैठे थे। लेकिन एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देता है जिसमें वो कहता है वेपन नहीं लेके जाएंगे, तो पुलिस थोड़ी होती है, धरने में लोग ज्यादा है, उन्होंने मार मार के पुलिस का बुरकस निकाल दिया। तो हुकूमत बेबस हो गई, उन्होंने कहा जी अब इस पे बात की जाए। तो ना आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पूछा कि भी आपकी क्या वजह थी कि आपने इस तरह का ऑर्डर दिया। वो फायरिंग ना भी करते तो वेपन अगर उनके हाथ में होता तो कुछ डर होता है धरने वालों को, कभी ये चलाएंगे। लेकिन धरने में वेपन थे लोगों के पास, ये डंडे लेके गए। तो फौज ने भी यही कहा कि जनाब, आप हमें अगर इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास तो डंडा भी नहीं है, हम तो सिर्फ वेपन ही लेके जाते हैं, फिर आप लिख के दे दें कि हम गोली चला सकते हैं। तो उस पे हुकूमत का नहीं, ये नहीं। तो फिर मशवरा दिया गया कि जनाब, आप बातचीत के जरिए करें, और बातचीत का काम बेशक आप इंटेलिजेंस वालों को दे दें, वो कर लेंगे। और ये जब बात हुई तो फिर धरने में इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, इन्होंने मेहनत करके उनके आप कह लीजिए कि उनके दाढ़ियों को हाथ लगा लगा के तो बातचीत करके उनको वहां से उठाया। और एग्रीमेंट जो तय पाया, वो एग्रीमेंट फिर हुकूमत ने अप्रूव किया, क्योंकि आधी रात को, रात 3 बजे जनरल फैज खुद लेके गए आसन इकबाल के पास। और आसन इकबाल साहब ने उसको प्राइम मिनिस्टर से पूछ के, शायद खाकान अब्बासी साहब से टेलीफोन पे बात करके अप्रूव किया, और तब वो आगे बात चली, वो धरने से उठे। तो ये तो एक हुकूमत की खिदमत की, मुल्क की खिदमत की, आपने उल्टा उसका इंप्रेशन दुनिया में ये क्रिएट कर दिया कि जनाब हुकूमत के खिलाफ हम काम कर रहे थे। ये वो चीजें हैं जिससे कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप मुल्क की तबाह हुई, और उसके साथ साथ एक पब्लिक इंप्रेशन जो है वो आपने बिल्ड किया। और यही चीज फिर बाहर इंडिया पकड़ के, तो हमारे यहाँ वो जो डिसइंफो लैब वाला किस्सा है, उसमें जितने भी नैरेटिव्स हैं वो एंटी आर्मी चलाए गए, और वो चलाए जाते हैं इसी तरह, जो यहाँ से हमारे कुछ मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट, और कुछ ये अदालतों वाले जो कहानियां चलाते रहे हैं, उस पे ये किस्सा होता है। अब इसका नतीजा नेचुरली आपकी एक तो जो जो अफवाज हैं उनमें बददिली आती है कि वो बेचारे कहाँ सफाई पेश करें, वो सफाई पेश नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ बददिली के अलावा जो और इशू है वो ये है कि यहाँ पे एक सिविल मिलिट्री, यानी मिलिट्री जो सिविल गवर्नमेंट है, उसके साथ
एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाती है कि आइंदा आपका साथ चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये वहां पे कर्तव्य हुआ। अब चीज ये है कि जो खराबी थी जो मैंने सारे केस में देखी, वो ये है कि अगर किसी आम आदमी के ऊपर ये केस होता तो वो 8 दिन में अपने सारी मनी ट्रेल और चीजें ला के पकड़ा के तो इस केस को 8 दिन में जान अपनी छुड़ा के फारिग हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपने कहा जी प्रेसिडेंट खराब है इस मुल्क का, आपने कहा वजीर आजम भी इसमें जो है वो भी बायस्ड है, आपका लॉ मिनिस्टर जो है वो भी बड़ा घटिया है, आपका जो एसेट रिकवरी करने वाला है वो भी बड़ा फजूल इंसान है, उसने भी ये किया वो किया, ये सारा मुल्क गटर। अब आप सोचिए, आप अपनी मनी ट्रेल तो दे नहीं रहे, मुल्क को भी गटर बना दिया और हर शख्स जो है वो गलीज है, वो गंदा है, एक आप ठीक है, आप आपसे मांगा ना जाए, पूछा ना जाए, फिर आपने अपनी बेगम को इन्वॉल्व कर ली। तो ये वो सारी चीजें आपने सारे मुल्क, पूरे मुल्क के निजाम को गलत करार दे के, मुल्क को गटर कह के और खुद अपने आप को बरी कराने के लिए ये जो काम किया, ये आप बताएं कि कौन सी खिदमत है, और क्या पाकिस्तान का कोई और शहरी ये काम कर सकता है इस तरह का? वो जेल में सड़ रहा होता अगर कोई बात और करता। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात एक कह दी। हम एक जनरल बातों में हम देखिए, मैं जरा बड़ी डिफरेंट बात करने लगा हूँ और मैं बड़ा क्लियर हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस तो कुछ और था, लेकिन जस्टिस काजी फायजीसा और उनके हवाले से ये बात तो बड़ी क्लियर है। अनवर मंसूर साहब जो अपना अटॉर्नी जनरल फॉर साहब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का प्रोग्राम किया, उन्होंने बड़ी हकायक सारे सामने रख दिए कि ये प्रॉपर्टीज की मनी ट्रेल नहीं है, इनकम टैक्स की रिटर्नों में डिक्लेयर नहीं किया है। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हो तो ये आपके जो मेन स्पाउस है आपका, जो आपके खामद है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। और यही वाला प्रिंसिपल ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, पॉलिटिशियन पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ ये देखिए ना, लोग सवाल करते हैं, मेरा एक जनरल परसेप्शन है, यानी अगर आप नहीं चाहते कि आपका अपना इदारा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो इसकी तहकीक करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो फिर तो बड़ी सीधी लोग तो फिर सवाल उठाएंगे कि व्हाई नॉट, ये ऐसा काम की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नैब क्यों ना करे। फिर नैब में आपको पता है कि नैब में गिरफ्तारियां होती हैं, 90 दिन का फिजिकल रिमांड होता है, फिर आप जेल में जाते हैं, फिर आप जमानत होती है। तो ये तो अदलिया की आजादी को सामने रखते हुए आर्टिकल 209 के अंदर एक ऐसी प्रोविजन दे दिया जो सेफ गार्ड है, जो सेफ्टी वॉल्व है, ताकि एग्जेक्टिव आपकी जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। तो अगर आप रिटर्डेंट कर देंगे और मेरे ख्याल में कुछ स्पेसिफिक बार भी नहीं है, तो फिर क्या ये नैब को मामला देखने चाहिए या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है नैब को नहीं दे। मिसाल के तौर पे एक शख्स बाद में साबित हो जाता है कि वो बेगुनाह है, और ये हो भी सकता है बिल्कुल, बाद अगर बेगुनाह किसी ने इल्जाम लगा दिया ऐसे, तो फिर उसने जब वापस आके अपने जज की कुर्सी पे बैठना, तो ये एक आम आदमी जो दफ्तर में काम करता है उसकी भी इज्जत तो है, पब्लिक उसका इमेज भी है, लेकिन जज के लिए ये बहुत बड़ी डैमेजिंग चीज होगी कि वो बरी होके आके तो फिर बैठ के उस कुर्सी पे फैसले करना शुरू करे। लिहाजा उसका एक ऑनर मेरा ख्याल है मेंटेन करने की जरूरत है, और ये सिस्टम में जो फ्लॉ जजों ने खुद पैदा किए वो दूर दूर करना चाहिए, ताकि इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर अवाम का इत्मीनान कायम रहे। अब जहां तक नैब का ताल्लुक है, आप देख लीजिए कि नैब ने भी जितने केसेस खोले पिछले 3 साल में, एक का भी फैसला नहीं हुआ, और नैब, आप यकीन करें कि इनके लोग अंदर से मिले। मैं बाज केसेस का, मैंने मेरे जानने वाले एक इनके वो जो प्रोसिक्यूटर हैं उनसे बातचीत हुई, बात केसेस में वो केसेस के कागजात ही चोरी कर लिए किसी ने, ये किसी ने नहीं, मतलब खुद गायब करा दिए। अब आप सोचिए, वो 8-9 साल से केस पड़ा हुआ है, यूसुफ गिलानी का है ये, जब कागजात ही नहीं है तो आपकी मर्जी नहीं है उस केस को आगे ले जाए। अब अच्छा, अगर यहाँ रुकूंगा, या मैं जरा रुकूंगा। देखिए देखिए, हम जो शोएब साहब, मैं चूंकि वकील हूँ, मैं नैब के केसेस को देखता रहता हूँ। यहाँ जो नैब का कसूर किसी हद तक तो हम कह सकते हैं। आप अगर नवाज शरीफ के केस में एवन फील्ड में देखें, अल अजीजिया में देखें, दोनों में सजाएं हो गई। सजाएं होने के बाद वो मुल्क से भाग नहीं गए, अपीलें वो नहीं चलने नहीं दे नहीं, रहे। मुझे यहां पे एक बात कहने, देखिए नवाज शरीफ साहब का केस जब सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, तो ये था कि वो मनी ट्रेल प्रोवाइड कर, और उन्होंने उसी की रिस्पांस में वो कतरी खत और वो जो एफिडेविट और वो चीजें प्रोड्यूस की थी, वो वहां पे मानी नहीं गई, और वो कहा गया कि ये जाली थी। जब ट्रायल कोर्ट में केस आता है,
तो वहां उनको नैब को कहा जाता है कि जी आप साबित करें कि ये करप्शन, और जजमेंट में लिखा गया कि नैब करप्शन साबित नहीं कर सका। ये तो केस ही नहीं था, नहीं ये नहीं केस तो था ही नहीं नहीं। आपने- नहीं 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 नहीं, आपने अच्छा किया, ये आम लोगों की जरा हमारी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। नैब के कानून में जो बात बड़ी, हम जो श्वेत साहब, असल में नैब के कानून में ये लिखा हुआ है, उसमें पहले होता था एंटी करप्शन लॉ, एंटी करप्शन लॉ में होता था कि नोट लेते हुए और देते हुए पकड़ा गया। अब यहाँ नैब के लॉ के अंदर है कि एसेट बियॉन्ड मीन, आपकी औकात से ज्यादा असासे हैं ना, वो करप्शन से बनाए या नहीं बनाए, वो कराएगी करप्शन, ये कानून कहता है। इसी तरह आपके बच्चों के नाम पर है, आपने वो खरीदनी है असासे, और आपका मनी ट्रेल नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो करप्शन कहलाएगी। ये बड़ी वाजे तौर पर 12 जराइम है। तो ये अच्छा हुआ आपने सवाल कर लिया, आम लोगों को समझाने के लिए भी कि वो मेरा करप्शन। सवाल ये नहीं था, मेरी बात ये थी, करप्शन बिल्कुल कहलाएगी, आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है और जिसने अपनी जायदाद का मान लिया कि ये मेरी है, अब ये जिम्मेदारी उसकी है कि उसने साबित करना है कि मैंने जायज आमदन से ये लिए। बिल्कुल उसकी ऐसा ही। बजाय आप अगर नैब को कहते हैं कि नहीं ये तो नहीं साबित करेगा, आप साबित हाँ करें कि हाँ, इसने चोरी के पैसे से लिया। ये आपने तो बड़ी इसको जबरदस्त बात की, बहुत ये जबरदस्त बात बात आप, आपने की। ये कोर्ट में ये बात हुई है, और जजमेंट आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि नैब इस बात में नाकाम हो गया कि उसने वो करप्शन साबित नहीं कर सका नैब। ये तो केस ही नहीं था। केस तो था ही नहीं, और लॉ की इंटेंट भी बड़ी क्लियर है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर उस जजमेंट में इतना दमखम होता तो अब तक अपीलों में जजमेंट सेटिस्फाइड ना हो जाती। वजह क्या है कि मनी ट्रेल नहीं है, सेक्शन 9 की इंटरप्रिटेशन में अगर आए देखें, तो वो करप्शन के लगे। उस जजमेंट पे भी अब बात आ गई, तो आपकी इजाजत से मैं थोड़ी सी बात आपको यहाँ ये बता दूं। मैं रुकूंगा, फिर हमारा जस्टिस काजी फाइजा से फिट जाएगा। और इस पे नैब के ऊपर ना, अब चूंकि आपने बातें, मैं तो हैरान होगा मैं कि आपने मेरा नैब मेरा उसमें नैब के सिर्फ ऊपर ही मेरा बड़ी उसमें गिरफ्त है। कहना ये है, मेरा उसमें सिर्फ कहना ये है कि नैब में केस भेजना भी बेकार है। अगर किसी ने करप्शन के केसेस पे लोगों को ट्रायल नहीं देंगे या उनको छोड़ना है, तो नैब से भी छूट सकता है। लिहाजा उसी सिस्टम को, मेरा मेरा अपना नुक्ता ये है कि सुप्रीम जुडिशियल जो काउंसिल है, इसी सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। इसी में हमें इखलाकियात और जो बात यह ना कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज अदालत का एहतराम होना चाहिए, कि ये लोगों की नजरों में ना बर्बाद हो। अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने लोगों को छोड़ना शुरू कर दे, तो उन अदालतों में जो लोग पेश होंगे वो मुंह पे थूकेंगे, उनको क्या इज्जत होगी वहां। अब आप देखिए ना कि काजी साहब के केस में पब्लिक परसेप्शन टोटली कुछ और है, और अदालत ने कुछ और काम कर दिया। नतीजा ये कि काजी साहब के ऊपर सोशल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में इतनी तनकीद आ रही है इस केस के ऊपर, इतना कुछ लिखा जा रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं कि बड़ा बड़ा घिनौना लिखा जा रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी अदालतों के ऊपर ऐसी लान-तान नहीं पड़ी देखी जो अब हो रही। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है, अच्छा क्योंकि देखिए, अच्छा, इसका एक जो बात इम्पैक्ट आया, इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, वो आप देखिए कि यहाँ पे वो जो हमारा ये डेनियल पर्ल का केस था, उसमें आपके ऊपर बाहर से प्रेशर आ रहा है, और वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आपकी अदालतें हैं, इनमें कौन सा मुश्किल है, इसको सजाए मौत दिलवाओ। आप इमेजिन करें कि ये आपकी अदालतों का अगर वकार होगा, तो आपको तो फिर बाहर से ये सारा कुछ डिक्टेट कराया जाएगा। डेनियल अच्छा, पर्ल के केस में अमेरिका आपकी जान नहीं छोड़ेगा। वो इसके पीछे लगे हुए हैं कि जनाब हम नहीं मानते आपकी अदालतें, ये सब ड्रामा है, इनसे जो आप चाहें करा सकते हैं, आप इनको कहें कि इसको फांसी दें। बड़ी जबरदस्त बात आपने कह दी, बड़ी बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कह दी। हम तो बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं, और बड़ा आसान लफ्जों में जो बात है कि जस्टिस काजी फाजिसा को, और और बड़ी कमाल की बात है कि वो एफबीआर की रिपोर्ट रिकॉर्ड पे आ गई हुई है, जिसमें मनी ट्रेल नहीं है, 7.5 लाख पाउंड वो प्रॉपर्टीज की परचेज के हवाले से। और न, कमाल की बात है, अनवर अनवर मंसूर साहब ने बताया, उनके दो नाम है, एक नाम है सरीना ईसा, और स्पेनिश हाँ, होने एक के नाम से उनका नाम है जरीना रीनॉल्ड्स का। मॉन्स्टेरा खोसो करेरा, और प्रॉपर्टीज वह उनके नाम पे खरीदी। अब एफबीआई की रिपोर्ट के अंदर सासे आ गए, डिटेलें आ गई सारी। तो ये चाहिए नहीं कि जज साहब ये डिक्लेयर कर दे, ये सारा कौम के सामने बता दें। अदर साहब, इससे भी ज्यादा सीरियस बात है, ये मुल्क एफएटीएफ भुगत रहा है और ये जज मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। आप हाँ, सोचिए, ये बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि ये देखें ना, हम भुगत रहे हैं इस बात को सामने रखते वो हुए। अजाब भुगत रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, और ये सजा भी नहीं पा सकते, खुली मनी लॉन्ड्रिंग। ये सरीना ईसा ने जज जज साहब के अपने मैं अकाउंट में तो नहीं हुआ? मैं इस केस के अलावा
मैं जिस चीज के ऊपर मेरा एतमाद खत्म हुआ और मैं बड़ा नाला हुआ, वो था हुदैबिया पेपर मिल का केस। हुदैबिया पेपर मिल का केस इतना साफ, इतना वाजे, और तमाम इनके मुकदमात, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग जितनी भी मियां साहब बरादरी ने की हुई है, उसकी इब्तदा यहाँ थी। ये बिल्कुल खुला केस, क्योंकि इसहाक डार ने अपनी जो स्टेटमेंट वॉलंटरीली दी थी, उसमें हर चीज, चेक नंबर वगैरह पूरा लिंक दिया हुआ था कि मैंने किसको पैसे कहां जमा कराए। और ये आपको तहकीक की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उसी चीज को आप तहकीक के जरिए वेरीफाई करते जो आपको उस कागज में मिला हुआ था, उसकी स्टेटमेंट के जरिए, तो केस खुल जाता। कभी ये हुआ है कि हुकूमत सरकार का पैसा खाया वो और आपने रिकवर करना और आप कहें जी टाइम बार हो गया? अरे आप किसी फौजदारी और प्रोसीडिंग में टाइम बार नहीं होता। फौजदारी प्रोसीडिंग में आपने बड़ी जबरदस्त बात की है, क्रिमिनलिटी के टाइम एलिमेंट में टाइम बार नहीं होता। आप आपका नजर आ रहा है कि आपने ये केस जो है ये मेरिट पे नहीं हल किया। नहीं, लेकिन यहाँ तक देखे ना, एक्चुअली वजह ये है अमजद शोएब साहब, यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक आने से कबल, सुप्रीम कोर्ट आने से कबल ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जैसे उन्होंने पहले लिंगर ऑन किया, फिर बाकायदा उन्होंने एक जज साहब का इंतजार किया जो मुल्तान से लाहौर आना था, और फिर आपने बाकायदा वो इन्वेस्टिगेशन ही क्वैश करा दी। यानी ऐसी मिसालें आपको नहीं मिलेंगी इस हवाले से। जो असल जब जो काम नैब ने जो मुर्दा दफन किया था ना, उन्होंने वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था, वो अपील फाइल करनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं फाइल की। अब और आपको पता है ये, और इसी तरह इनका जो अपना जहाज वाला सब जो स्मगलिंग, जो जहाज लैंडिंग वाला केस था इनका, नवाज शरीफ का, वो तो आपको पता है को 8 9 10 सालों बाद उनकी लिमिटेशन मान ली गई थी। वो तो रिकॉर्ड की चीज है। कर दी। तो ये नहीं जी, वो मैं बताऊं, इन लोगों ने जितना मुल्क का नुकसान किया ना, इफ्तिखार चौधरी को तो जेल में होना चाहिए। जितना पाकिस्तान का माली का केस ले लें, वो रिकॉर्डिंग का ले लें, ले और लें। इस मुशर्रफ की दुश्मनी में इसने जिस तरह लाल मस्जिद के और दहशतगर्दों के केसेस छोड़े, वो आज मुल्क जो है उसका कई साल तक उसका खमियाजा भुगतना है। अच्छा चलें, हमने चूंकि बातें सारी बड़ी तफसील, प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है,